चैप्टर में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं रेडॉक्स टाइट्रेशन चैप्टर। अब जरा देखो यार, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली बात करनी है किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चनों की। इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में टाइट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कुछ इस तरह से है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं और इसमें बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहली हेडिंग जरा देखो यार। सबसे पहली हेडिंग आती है ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते होंगे, मगर फिर भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ बातें बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर रियलिटी में होता क्या है। तो देखो यार, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, किसी भी एटम पर प्रेजेंट रियल या इमेजिनरी चार्ज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में जनरली हम इसको कंबाइंड स्टेट में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बच्चों, देखिए जब कोई मॉलिक्यूल बना होता है, जैसे ये देखो वाटर। अब वाटर में ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में, तो हमें बस इतनी बात देखनी है कि कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, ये चेक करना है बस। वो रियल भी हो सकता है और मेरे दोस्त इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। अब वो कैसे चेक करते हैं, बस इस बात को आप देख लो। तो यार दोस्तों, इतना बात जानना आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, आप सबको पता है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। तो जरा बताना, दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ये गौर समझिएगा, दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, और यार दोस्त एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो रियलिटी में यदि देखो तो ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर गेन कर रहा है। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद है कि नहीं। अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज थोड़ी आएगा। यदि किसी भी तरह का चार्ज आना है तो वो किसके इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, पड़ोस के इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो पड़ोस कौन है, हाइड्रोजन। तो जरा देखना यार दोस्त, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ तो हमने लिखा क्या, -1। ये जो -1 है ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या बता रहा होता है, ये हमको इस बात को बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ है। -1 इतना बड़ा चार्ज है कि किसी एटम पर कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। -1 इतनी बड़ी वैल्यू है चार्ज की जो किसी भी एटम पर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो -1 है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करने की कोशिश कर रहा है या शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा है। तो यार ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कराया, इसलिए -1। अब यहां भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें से भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। तो एक -1 इसकी वजह से आया। तो जरा बताना, टोटल ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया, -2 आ गया। और किसी भी एटम के ऊपर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज आता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितनी हो गई मेरे दोस्त, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कितनी हो गई मेरे दोस्त, -2। अच्छा यार, जब ये गौर समझिएगा ऑक्सीजन की -2 हो गई तो जरा हाइड्रोजन की बताना, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। तो यार एक इलेक्ट्रॉन यदि ऑक्सीजन शिफ्ट करा रहा है तो हाइड्रोजन लूज भी तो कर रहा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ गई, तो जरा दोस्तों देखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे दोस्त आ गई +1 इन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आया। और जो भी चार्ज आया ये कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, रियल चार्ज तो नहीं है। रियल चार्ज की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी। तो ये जो चार्ज आया इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक और एग्जांपल उठाते हैं। दोस्तों की डिमांड है कि सर एक और एग्जांपल देके इस बात को समझा दीजिए। तो चलो यार, बच्चे जब डिमांड करते हैं तो सर उसको जरूर पूरा करते हैं। तो H2O2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो,
मैंने अगला मॉलिक्यूल लिया H2O2। H2O2 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब जरा देखना यार, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, जैसे हम लोग आसानी से इस बात को समझ सके कहां कहां कौन कौन गया। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं दोस्त, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा बताना, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर होगी? इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दोस्त किधर होगी? ऑक्सीजन की ओर। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग से एक माइनस चार्ज आता है। क्यों? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो में से एक ही तो उसका होता है, एक तो भाई खुद का है, एक दूसरे का है ना, तो हम दूसरे वाले का जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब माइनस प्लस आएगा ना मेरे दोस्त। अपने पैसे से माइनस प्लस थोड़ी आता है ना। शेयर के 20 रुपए है, 10 रुपए आपने डाले, 10 रुपए मैंने डाले, शेयरिंग के 20 रुपए है। अब वो पूरे के पूरे 20 रुपए मैंने रख लिए। अब बताओ मैंने कितने एक्स्ट्रा रुपए रखे? 10 ही रखे हैं ना तुम्हारे वाले, अब वो तो पहले ही मेरे थे। तो बस वही हाल यहां पर है। तो जैसे ही एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिए, एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो एक माइनस चार्ज लाओगे। तो देखो यार, यहां पर एक माइनस इसकी वजह से आ गया, इसके ऊपर भी क्या हुआ? एक माइनस इसकी वजह से आ गया। अब जरा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर माइनस आया, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब मेरे दोस्त, इसके ऊपर माइनस आया तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। जब दोनों ही एटम ऑक्सीजन है मेरे दोस्त, तो कहीं पर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? सेम है। तो यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O2, इन H2O2 कितनी आ रही है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O2 कितनी आ रही है? -1। अभी पीछे यार दोस्त हम लोगों ने कितनी निकाली थी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर कितनी आई थी? -2। अब जरा देखिए, एक बार ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? -2 ऑक्सीजन में, और H2O2 में कितनी आई? -1। किसी बच्चे ने कहा सर एक और एग्जांपल सॉल्व कर दो बस। मैंने कहा कौन सा? बच्चे ने कहा सर O2 का भी सॉल्व कर दो। तो मैंने कहा यार बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, ऐसी क्या बात है। मैंने O2 एग्जांपल उठाया। अब जब गौर सुनिएगा, अभी मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं। ये देखो O2 है। अब बताओ, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोस्त किधर शिफ्ट होंगे? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? कहीं शिफ्ट नहीं होंगे। जब कहीं शिफ्ट नहीं होंगे तो इसके ऊपर क्या कोई चार्ज आएगा? नहीं। इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा? नहीं। तो यहां पर यदि मेरे से कोई पूछता है कि जरा बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 कितना आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? 0 आया। अब यार इस बात से आप क्या सीखे? ऐसा क्या है कि मैं बार बार ऑक्सीजन की ही निकाल रहा हूं? इससे दो बातें एक साथ सिखा रहा हूं। क्या? पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाली कैसे जाती है, और दूसरी बात जरा गौर से समझो, यहां पर ऑक्सीजन की कितनी आई? -2। यहां पर कितनी आई? -1। यहां पर कितनी आई? 0। इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे कि किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरिएबल होगी, और दूसरी बात डिपेंड किस पे करेगी? एटम के अरेंजमेंट में, कि वो मॉलिक्यूल पर कैसे अरेंज है। इससे दो बातें हम लोगों ने सीखी, और मेरे दोस्तों वो दो बातें कौन सी हैं? पहला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, ठीक है, वो क्या है? पहली बात आई कि ये वेरिएबल टर्म है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी की फिक्स वैल्यू है। देखो उसी ऑक्सीजन की निकाली है, एक बार -2 आई, एक बार -1 आई, एक बार 0 आई, इसका मतलब वेरिएबल टर्म है। ऑक्सीजन तो वही है ना यार, मगर अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल टर्म है। अब बात है वेरिएबल टर्म है तो डिपेंड किस पे करता है? तो जरा गौर समझो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, कि वो मॉलिक्यूल में एटम कैसे अरेंज है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो दो बातें आप दिमाग में बैठा लो कि ऑक्सीडेशन नंबर एक वेरिएबल टर्म होता है, और वो किसी एटम की होती है, मॉलिक्यूल की नहीं होती है। ऑक्सीडेशन नंबर आप एटम बार बार लिख रहे हो,
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम एक वेरिएबल टर्म है। और दूसरी बात ये कि ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो एटम मॉलिक्यूल में कैसे अरेंज है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा कि वो एटम मॉलिक्यूल में किस तरह से अरेंज है। तो दो बातें बताई, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली कैसे जाती है, दूसरी बात मैंने बताई कि यार ये क्या है, वेरिएबल टर्म है, तीसरी बात मैंने बताई कि ये किस पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों आप ये चाह रहे होगे कि यार सर ऐसे कैसे निकालेंगे, ये तो तभी पॉसिबल है जब फिगर आता हो, यदि फिगर नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे। तो यही बात मैं भी समझाना चाहता हूं कि यदि फिगर नहीं आता होगा तो तुम तो छोड़ो, हम कैसे निकालेंगे यार, हम तुम्हारी प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपनी तो सॉल्व हो जाए, है कि नहीं दोस्तों। यदि फिगर नहीं आता होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं किसका, मैथ्स का, ठीक है। तो यहां पर सहारा लेने के लिए हम लोग मैथ्स का सहारा लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जो कि वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरह की ट्रिक है मैथ्स की। वो क्या है, वो इस तरह से। अब जिन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी निकाली थी उनको फिर से निकालते हैं, मैंने ऑक्सीजन की निकाली थी वाटर में, मैंने ऑक्सीजन की निकाली थी H2O2 में, और मैंने ऑक्सीजन की मेरे दोस्तों निकाली थी किसमें, ऑक्सीजन में। अब मैं इनको फिर से निकालता हूं, कैसे जरा देखो। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं जरा बताओ। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो मॉलिक्यूल आयंस के ऊपर रिप्रेजेंट कराया जाता है। यदि इसके ऊपर कुछ रिप्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इनके अंदर जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0 है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सर मैं इस चीज को ऐसे बोलता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जरा बताना हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो कितने एटम की है, पर एटम होती है। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है, तो पर एटम है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगी तो दो एटम की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू मेरे दोस्त क्या करेंगे, 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। क्यों, क्योंकि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0 है। अब गौर से समझो, ये एक इक्वेशन लिखिए, यदि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल कर दें तो वैल्यू निकल आएगी। तो आप इसको कुछ ऐसा ही करो, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो मैंने x मान लिया, तो ये हो गया x इंटू 1, और बाकी सबकी वैल्यू यदि अपनी तरफ से डाल दिया जाए तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल होगा, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है कि बाकी सबकी अपनी तरफ से कैसे डाली जाए। तो यार हाइड्रोजन की हमने कितनी डाल दी, +1, और यहां लिख दिया 2। तो जरा देखना x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो मेरे दोस्त x की वैल्यू निकल के आ गई -2। ऑक्सीडेशन नंबर 20 साइन चलता है तो हमेशा साइन जरूर लगाएं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कितनी आई, -2। अभी पीछे भी मैंने कितनी निकाली थी, -2। x की वैल्यू कितनी डाल दी, h की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी डाल दी, +1। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर यार आप बहुत गड़बड़ करते हो। मैंने कहा यार मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है, तो बच्चों ने कहा सर अभी आपने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल टर्म है, तो फिर यहां अपने आप कैसे डाल सकते हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू अपने आप थोड़ी डाल सकते हो, कांस्टेंट की डाल सकते हो ना यार। तो यार सर दो बातें बोल रहे हो, वो भी दोनों उल्टी बोल रहे हो, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने चिल्ला के ये बात बताई है कि ये वेरिएबल होता है, और यहां पर जाके मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू डाल दी, तो कैसे पॉसिबल है कि नहीं। गुस्से वाला मामला तो है यार, लड़ाई भी हो सकती है इस पे। तो चलो इस मामले को सलटाते हैं। कैसे सलटाते हैं, जरा गौर से समझो मेरी बात को। जब हम ये एक अप्रोच यूज करते हैं, अप्रोच कहो, ट्रिक कहो, कॉन्सेप्ट कहो, जो भी कहो यार, जरा समझना, जब हम इस कॉन्सेप्ट को या इस ट्रिक को यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रियल मेथड, रियल कॉन्सेप्ट तो फिगर है कि फिगर बनाओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मगर सारे फिगर हर बच्चे को नहीं आते हैं, तो बेचारा बच्चा कैसे बनाएगा, है। तो बच्चों के पास ये प्रॉब्लम रहती है कि यार सर हमें फिगर नहीं आते तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले। तो हम लोग उनको क्या करते हैं, एक मैथ्स चिपका देते हैं। ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें करना क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको तो x मान लो, बाकी सबकी अपनी तरफ से रखो। अब किसी वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से कैसे रख सकते हो,
है, मगर यहां पर केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाती हो, उसकी वैल्यू बस 3-4 ही चेंज होती है। जैसे ऑक्सीजन की मैंने दिखाई -2 -1 0 आई, बस ऐसे ही 2-3 वैल्यू। तो क्या करते हैं हम उसकी वो वैल्यू रखते हैं जो मोस्टली यूज होती है। कौन सी वैल्यू मोस्टली यूज होती है, जरा गौर से समझिएगा, कौन सी वैल्यू यूज होती है? जो जितने इलेक्ट्रॉन देने से इनर्ट हो जाता है उसकी उतनी वैल्यू प्लस के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देते ही इनर्ट हो जाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इनर्ट हो जाता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन यूज करते ही इनर्ट हो जाता है। तो इनकी सबकी रखोगे +1। सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, सेकेंड ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट होता है, 2, तो इनकी रखोगे +2। ठीक है, इसी तरह हेलोजन में आ जाओ, हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करके इनर्ट होता है 1, तो उसकी रखोगे -1। गेन हो रहा है ना, गेन हो रहा है तो दोस्त क्या रखोगे, -1। ऑक्सीजन फैमिली जनरली कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट हो जाएगा, 2, तो -2। नाइट्रोजन फैमिली जनरली कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट हो जाएगा, 3, -3। तो इस तरह से हम वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये होता वेरिएबल है, मगर हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, वो वैल्यू डालेंगे जो जनरली यूज होती है। अब बच्चा पूछ रहा है वो वैल्यू कौन सी होगी, तो उस वैल्यू को कैसे पकड़ोगे, जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट होता है उस वैल्यू को प्लस के साथ डाल दो, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट होता है उस वैल्यू को माइनस के साथ डाल दो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये क्या है, आपकी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए किया जाता है, जैसे आप बिना फिगर को निकाले ये बात कर सके। तो जरा देखो, मैंने x रख दिया और ये +1 रख दिया, ये आ गया। और +1 कैसे रखा आप समझ गए, फर्स्ट ग्रुप है ना, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 आएगी, चिपका दिया। अब यहां पर भी उसी मेथड से लगा दो। तो जरा देखो 2 इंटू, अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या, 0। तो यार जरा बताना, हाइड्रोजन की कितनी रख दी, +1, ऑक्सीजन की कितनी रख दी, x बराबर 0। तो x की वैल्यू दोस्त कितनी निकल के आ गई, -1। वहां मैंने फिगर मेथड से भी कितनी निकाली थी, -1 निकाली थी। अब यहां पर जरा देखो यार, यहां पर किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की, तो 2x इक्वल टू 0, कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है। तो दोस्त x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखो सेम आंसर निकल के आए। देखिए H2O2 के केस में -1 आई, वाटर के केस में -2 आई, और O2 के केस में कितनी आई, 0। और हमने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लगाया इससे भी वही आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म यूज कर लेते हैं, इसको आप एक्स मेथड कहते हो। ठीक है, इसको इस तरह से यूज करते हैं। क्या करोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको आप एक वेरिएबल मान लो x, और बाकी सबकी अपनी तरफ से डाल दो। और जब बाकी सबकी अपनी तरफ से डालोगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर जनरली डालनी है, कौन सी डालनी है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करके या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इनर्ट हो जाता है उतनी ऑक्सीडेशन नंबर हमें डालनी होती है। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दो, तो बस 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों की डिमांड है तो कर लेते हैं। देखो एक मैंने लिया H2SO4, H2SO4 में सल्फर की काउंट करनी है हम लोगों को। ठीक है, एक मैंने बात उठाई ये PCl5, PCl5 में फास्फोरस की काउंट करनी है मेरे दोस्त। एक मैंने वैल्यू उठा ली CrO2Cl2, इसमें हमें क्रोनियम की काउंट करनी है मेरे दोस्त। एक वैल्यू और आपके कहने से मैंने उठा ली, इसको भी आप ही लोग काउंट करोगे। वैल्यू का क्या नाम है, मतलब फार्मूला क्या लिखा जाएगा, वो ये है H3PO4। इसमें आपको फास्फोरस की काउंट करनी है। अब कुछ निगेटिव और पॉजिटिव आयन भी निकाल लेते हैं, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि आयन की कैसे काउंट करते हैं। कार्बोनेट आयन में कार्बन की काउंट करनी है, ठीक है। इसी तरह अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की काउंट करनी है। ये देखो, अब इन सबको काउंट करते हैं किससे, फिगर से नहीं, अपना मैथमेटिकल फॉर्म एक्स मेथड से। करो, निकालनी किसकी है, सल्फर की। तो देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और सल्फर को मेरे दोस्त कितना मान लिया आपने, x।
प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? 0 है। वैल्यू डाल दो। हाइड्रोजन किसका है? फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप का है तो क्या करेगा? +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो +1 डाल दी। ठीक है। अब सल्फर की तो अपने को निकालनी है यार दोस्त। ऑक्सीजन क्या है? 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट होता है, तो -2 डाल दी, बराबर 0। अब सारे बच्चों ने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई? +6। सल्फर की वैल्यू आ गई +6। ठीक है दोस्त, सल्फर की वैल्यू कितनी आ गई? +6 आ गई। ये देखो, अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आई, तो यहां पर आपके लिए एक नोट भी चिपका देता हूं, ठीक है, कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 होती है। यदि इससे ज्यादा कहीं आ रहा है तो आप हमेशा +6 ही टिक करिएगा, क्योंकि वो मैथ्स की गलती की वजह से आ रहा है। मैंने आपको बताया था ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है आपको बताने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल के फिगर आपको नहीं आते। जब सभी फिगर आप नहीं जानते तो क्वेश्चन कैसे करें? तो यदि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 90 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट चिपक जाता है। तो जब 90 क्वेश्चन में चिपक जाता है तो पहले 90 क्वेश्चन तो हो यार दोस्त, इस वजह से आप ये यूज करते हो, इस वजह से आप ये यूज करते हो। तो जरा ध्यान रखिएगा, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर इसी मेथड से आप निकालिए, हर क्वेश्चन में निकालिए। मगर जहां पर उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा आ जाए तो वहां आप 6 ही टिक करें। जहां पर उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा आ जाए वहां पर 6 ही टिक करें। जैसे ये देखो यार, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, H2SO5, H2SO5 में निकालो हाइड्रोजन कितना हुआ मेरे दोस्त? +2। सल्फर कितना हुआ? X। इसकी कितनी रख दी? -10 इक्वल टू 0। जरा देखना कितनी निकल के आ रही है? निकल के आ रही है +8। अब मैंने आपको बताया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +6। इसका मतलब ये गलत निकला है ना? ये जो है गलत निकला है। आप इसका आंसर क्या टिक करोगे? आप इसका आंसर टिक करोगे कि ये +6 ही होगा, ऐसे। ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहीं कहीं फेल भी होगा ना, तो वो ऐसी ही सिचुएशन है। बच्चों ने कहा कहां फेल होगा, हमको कैसे पता चलेगा? ये लिख के जो दे रहे हैं इसी से पता चलेगा। यदि सल्फर की वैल्यू 6 से बड़ी आ जाए तो समझ लेना ये कॉन्सेप्ट फेल है, वहां 6 ही होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप चिपका सकते हो। तो चलो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। PCl5 में मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ गए होगे कैसे निकलेगी? +5 निकल के आएगी। बात समझ गए ना कैसे? हाइड्रोजन की क्या है? -1, 5 हाइड्रोजन है तो -5 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? +5। अब इसको निकालो यार, क्रोनियम की निकालनी है, X हो गई। ऑक्सीजन की कितनी डाल दी? -2। क्लोरीन की कितनी डालोगे? -1। अब मेरे दोस्त इसको उठा के सॉल्व कर लो, कितनी हो गई? +6। तो यहां पर क्रोनियम की कितनी है? +6 है। अब इसमें निकालिए, हाइड्रोजन की कितनी डालोगे? 3। फास्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन की कितनी डालोगे? -2 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। इसको देखो जरा, अब यहां पे थोड़ा सा समझा देते हैं, गौर समझिएगा। अब यार क्या है? ये निगेटिव आयन है, तो निगेटिव आयन है तो इक्वल टू में क्या जाएगा? -2। क्यों? इक्वल टू में हम वो लिखते हैं जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है। ये सब न्यूट्रल थे तो इनके ऊपर कितना था? 0। अब इसके ऊपर कितना है? -2। इसका मतलब इसके अंदर के ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 के बराबर होगा। तो कार्बन की निकालनी है तो X हो गई। ऑक्सीजन की कितनी डाल दी? -2। तो यार X इक्वल टू कितना आ गया? +4। ठीक है ना दोस्त? अब इसमें निकालो, नाइट्रोजन की निकालनी है, X। हाइड्रोजन की कितनी डाल दी? +1। बराबर में क्या लिख दिया? +1। तो मेरे दोस्त जरा बताना, ऑक्सीजन की कितनी निकल के आ गई? -3 आ गई। आप सभी लोग इन बातों को हजम तो कर ही पा रहे होगे ना यार? ठीक है, कि ये बात कैसे चल रही है, ये बात कैसे चल रही है, इस पर इतना बहुत है डिटेल। क्यों? बाकी डिटेल आप लोग खुद कर लोगे, क्योंकि ये काफी कुछ आप जानते भी हो इसके बारे में, और जिस बारे में आप जानते हो उस बारे में मैं क्या पढ़ाऊं? जो नहीं जानते हो मैं वो पढ़ाने के लिए आया हूं। तो जरा देखो यार, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखा दिया है। अब आपको बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि यार ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दो टर्म होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये क्या है, इसको बताते हैं कहां पे यूज होता है, इसकी बात करते हैं। जब क्या हो, इफ नंबर ऑफ एटम present in molecule is more than 1। जिस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर मेरे दोस्त आप निकाल रहे हो, यदि वो मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा है
तो वहां पर दो टर्म डिसाइड हो जाते हैं। वो दो टर्म कैसे आते हैं, जरा इस बात को मैं आपको गौर से समझाता हूं, डिफिनीशन बाद में बताता हूं, पहले इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तो आप इस बात को बहुत आसानी से और आराम से समझ पाओगे। दोस्तों देखो, एक मैंने फिगर बनाया H2H2O3, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। यदि इस फिगर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो देखो कैसे किया जाता है। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड होता है मेरे दोस्त, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर दो। जब सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को एक सल्फर से रिप्लेस कर दोगे तो टर्म आ जाता है थायो। जब भी कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर रहे हो तो बस उसके आगे लगा दो थायो। तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसको बोलेंगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा दोस्त यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसका फिगर क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड का फिगर जनरली सभी बच्चे जानते हैं, ये देखो ऐसे, और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 6, अभी पीछे निकाला है। अब डिट्टो यही फिगर तो इसका भी होगा, बस एक ऑक्सीजन को आप क्या कर दोगे, सल्फर में कन्वर्ट कर दोगे। ये देखो फिगर आ गया इसका यार, है कि नहीं। मैंने कोई एक ऑक्सीजन सल्फर में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। अब जरा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फर की, गौर से देखिएगा। अब यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सल्फर की। तो सल्फर की देखो, ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ, सल्फर की ओर, -1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ, सल्फर की ओर, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन की ओर। तो जब दोस्त ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, एक बार मैं इसको बना लूं, ये देखो बच्चों, जब ये यार ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा ऐसे, तो कितना आएगा, +1। यहां पे डबल बॉन्ड है, 2 शिफ्ट हुए तो +2, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, 2 शिफ्ट हुए तो +2, तो टोटल मेरे दोस्त कितना आ रहा है, +5। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यार इस वाले सल्फर के ऊपर +5 आ रहा है और इस वाले सल्फर के ऊपर -1 आ रहा है ना। एक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रही है और एक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है, +1 आ रही है। अब किसी बच्चे ने इसको एक्स मेथड से निकाल दिया, तो एक्स मेथड से कैसे निकालोगे, +2 2x -6 = 0। सभी प्यारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे ना, टैलेंटेड जो ठहरे। क्या किया, हाइड्रोजन की +1 होती, 2 हाइड्रोजन है, +2 हो गई, सल्फर की निकालनी है, ऑक्सीजन की डाल दी। तो जरा देखो यहां पर कितनी आ रही है, यहां पर निकल के आ रही है +2। अब यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 +5 है और जबकि वहां पे निकल के आ रही है +2। तो जरा समझो कि होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखा रहा हूं कि ये क्या है। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस सल्फर की -1 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। इस सल्फर की -1 आएगी और इस सल्फर की क्या आएगी, +1 आएगी। तो यदि मेरे से कोई पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर है -1 और +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, आंसर होगा -1 +5, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू को बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर के एवरेज को ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ये मेरे दोस्त क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और वैल्यू कितनी है, +2। तो गौर समझ पाए, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है और एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। तो ये एवरेज निकल के आया है ना, मानो चेक कर लो, इसकी और इसकी वैल्यू को ऐड करो, -1 +5 कितना हुआ, +4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 एटम है ना। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू को ऐड करोगे और टोटल वैल्यू को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करोगे दोस्त। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 सल्फर है, वैल्यू टोटल कितनी है, +5 -1, +5 -1 कितना होता है, +4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो वही आ गया है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम होता है। मगर किसी चीज का एवरेज तभी निकाला जाता है जब वो 1 से ज्यादा हो, है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं
और एवरेज को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और एवरेज तभी आएगा जब किसी मॉलिक्यूल में वो एटम एक से ज्यादा प्रेजेंट हो। एवरेज तभी आएगा जब किसी मॉलिक्यूल में वो एटम एक से ज्यादा प्रेजेंट हो। तो जरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस बात को ध्यान रखना। यदि वो मेरे से पूछता है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो आंसर +2। यदि वो पूछता है कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो मेरे दोस्त आंसर क्या होगा, -1 + 5, -1 + 5, -1 + 5। बात समझ पाए क्या? ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी आएगी, -1 + 5। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो वो एवरेज होता है, वो कितना आएगा, +2। तो एक्स मेथड एवरेज निकाल के देता है। एक्स मेथड एवरेज निकाल के देता है यदि एक से ज्यादा एटम किसी में प्रेजेंट है तो। यदि एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो एक्स मेथड क्या देता है, एवरेज निकाल के देता है। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता है। और हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो फिर हमें फिगर पे जाना पड़ेगा। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा एटम है, ठीक है, कौन से, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो। ये देखो, इस बात को समझ पाए हो अच्छे से। एक एग्जांपल और उठाता हूं फिर अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखो यार मेरे दोस्त, एक एग्जांपल आपके लिए और, CaOCl2। CaOCl2 इस तरह का होता है। ये देखो, आप CaOCl2 को कई तरह से लिखा हुआ देखते हो, ठीक है। कभी कभी आप बुकों में इसको ऐसा लिखा देखते हो, ऐसे। ये सब एक ही बात है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये इसका अरेंजमेंट फॉर्म है। अब इसमें मैंने से पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो गौर समझिएगा, ये जो होता है एक आयनिक कंपाउंड है, वो इस तरह से ब्रेक होता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है मेरे दोस्त, इस तरह से ब्रेक होता है। अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, -1। यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर OCl निगेटिव के पास -1 है, OCl निगेटिव के पास -1 है। तो OCl निगेटिव के पास -1 है तो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +1। आप उसी मेथड से करोगे, एक्स मेथड, -2x = -1, -2 + x = -1, तो x = क्या आ जाएगा, +1। तो यदि मेरे से कोई पूछता है कि जरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, तो बच्चों कितनी आएगी, +1 -1, ठीक है। मगर किसी ने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दी कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl एटम इन ब्लीचिंग पाउडर, तो मेरे दोस्त कितना आएगा, तो जरा गौर से ध्यान रखिएगा कितना आएगा। इनका एवरेज कर दो, तो जब इनका एवरेज करोगे तो 0 आ जाएगा। कैसे, दोनों का सम करो, +1 -1 0 डिवाइडेड बाई 2 0, और एक्स मेथड से निकालो तो भी 0 आएगी। चेक कर लीजिए, कैल्शियम की +2 डाल दी, ऑक्सीजन की -2 डाल दी, और हाइड्रोजन की हमें निकालनी है। तो जरा देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 0, क्योंकि एक्स मेथड क्या निकाल के देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता है। यदि एक से ज्यादा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, यदि वो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा है तो हमेशा क्या देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ये देखो, इस बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो अभी तक हमने टर्म पढ़ाया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखो, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हम इस पे आते हैं, ठीक है दोस्त। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, हम इस पे आते हैं। तो क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, डिफिनीशन, कि इक्विवेलेंट वेट की डिफिनीशन क्या है। तो जरा गौर सुनिए, इक्विवेलेंट वेट की डिफिनीशन क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट which is combined with, किससे, देखो जरा, पहला which is combined with 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और गौर से देखिएगा, अभी मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, किसी भी
एटम का इक्विवेलेंट वेट, अभी हम मॉलिक्यूल पे नहीं आ रहे हैं, एटम पे आ रहे हैं, किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है। किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट वो मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है। तो मास ऑफ एलिमेंट विच इज कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हो। तो चाहो तो आप ये बोलो कि यार 1 मोल हाइड्रोजन से जो वेट कंबाइंड होगा वो वेट उस एटम का इक्विवेलेंट वेट होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो वेट कंबाइंड होगा वो वेट उस एटम का, दोस्त उस एटम का इक्विवेलेंट वेट होगा। और 1 ग्राम को 1 मोल बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, 1 मोल का वेट बनाओगे तो 1 ग्राम ही तो आएगा, एटम लिखा है मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम या 1 मोल हाइड्रोजन एटम जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम या हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम, 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम, या फिर क्या हुआ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को उस मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। तो जरा देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 मोल हाइड्रोजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को उस मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। या फिर दोस्त 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट देंगे। अभी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहे हैं, एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं। 35.5 ग्राम Cl एटम जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 108.5 ग्राम सिल्वर एटम जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोला जाएगा। ठीक है, तो जरा दोस्तों देखो ये तो बात हुई डिफिनीशन की, अब ये अप्लाई कैसे होगा ये सिखाते हैं। पहले डिफिनीशन समझ लो, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो इनसे कंबाइंड होता है उस मास को ही हम क्या नाम दे देते हैं, उस मास को ही हम उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोल देते हैं, उस मास को ही हम उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट बोल देते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। ये देखो, जो मास 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा या 1 मोल हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलोगे। जो मास 8 ग्राम ऑक्सीजन या हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलोगे। जो मास 35.5 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन या 1 मोल ऑफ क्लोरीन से अटैच होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलोगे। या जो मास 108.5 ग्राम सिल्वर या 1 मोल ऑफ सिल्वर से ऐड होगा उसको इक्विवेलेंट वेट बोलोगे। अब बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर कुछ एग्जांपल दो यार, बात हजम नहीं हो रही है, एक अच्छा सा एग्जांपल दो तो कहानी हमारे समझ में आए। तो चलो मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जरा इसको चेक करके बताओ। देखो यार दोस्त, ये अमोनिया है, मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो गौर समझिए, एटम किस फॉर्म में जुड़ते हैं, किसी ने कहा सर हमें नहीं पता है कि एटम किस फॉर्म में जुड़ते हैं, तो फिर मार खा जाओगे, तुम्हें नहीं पता है। जरा बताना इंपीरिकल फार्मूले में क्या पढ़ाया था कि मोल का रेशियो होता है, एटम के मोल का रेशियो इंपीरिकल फार्मूला होता है, ध्यान है। तो इसका मतलब ये मोल के रेशियो है, तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर हमें नहीं पता है, बताया है, बस बातों को आप क्या करो, रिलेट करो। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है तब अमोनिया बनता है। तो जरा बताना ये किसके मोल है, ये मोल है हाइड्रोजन के, कितने 1। ये किसके मोल है, ये मोल है नाइट्रोजन के, कितने 1। तो जरा बताना 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से कंबाइंड हो रहा है। तो क्या डिफिनीशन ये है मेरे दोस्त, क्या डिफिनीशन ये है मेरे दोस्त, नहीं, डिफिनीशन तो ये है ना मेरे दोस्त, 1 मोल हाइड्रोजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को इक्विवेलेंट वेट बोलोगे। तो जरा बताओ 3 मोल हाइड्रोजन इससे कंबाइंड हो रहा है, तो 1 मोल हाइड्रोजन किससे कंबाइंड होगा, 1/3 से, 3 का डिवाइड कर दिया। अब ये हुआ 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन जिस वेट से कंबाइंड होता है
एक मोल हाइड्रोजन जिस वेट से कंबाइंड होता है उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। वो कितना आया, 1/3 मोल। मगर आप सभी बच्चे जानते हैं कि वैल्यू मोल के फॉर्म में नहीं चाहिए, वेट के फॉर्म में चाहिए। तो मोल को आप क्या करो, वेट बना लो, किससे मल्टीप्लाई करके, 14, क्योंकि एटम है। तो क्या आ गया, 14/3 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 14/3 ग्राम। चेक करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 14/3 ग्राम। कैसे, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब किसी ने कहा जरा ये सॉल्व करके दिखाओ, Al2O3 पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। तो जरा बताना किस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड है, 2:3 में। इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, और वो बेटा मेरे दोस्त कंबाइंड किससे हो रहा है, 2 मोल एल्युमिनियम एटम से। ऐसे अब डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन बच्चों ने कहा सर ये है, आप टेंशन ना लो। हाफ मोल ऑक्सीजन एटम जिस वेट से कंबाइंड होता है वो वेट उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है। हाफ मोल ऑक्सीजन एटम जिस वेट से कंबाइंड होता है वो वेट उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है। तो इसको हाफ करना है, तो दोस्त इसको हाफ करने के लिए क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। जब दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हाफ मोल ऑक्सीजन, ये देखो हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होता है उस वेट को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो यार इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम मेरे दोस्त कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम मेरे दोस्त आ गया कितना, 1/3 मोल। यार दोस्त बोलते रहा करो यार, है ना, कितना आया, 1/3 मोल। अब मोल आपको पसंद नहीं है क्योंकि वेट टर्म लगा हुआ है तो वेट निकालना पड़ेगा, तो हमने इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे दोस्तों 9 ग्राम आ गया क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इन N2O3, इन Al2O3। तो देखो किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया, और डिफिनीशन सीख ली। डिफिनीशन समझ गए ना, क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो वेट ऐड होगा, 1 मोल हाइड्रोजन से जो वेट ऐड होगा, हाफ मोल ऑक्सीजन से जो वेट ऐड होगा, 1 मोल क्लोरीन से जो वेट ऐड होगा, 1 मोल Ag से जो वेट ऐड होगा, उस वेट को ही इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। अब बात यहां पे फंसती है कि यार ये तो सर आपने निकालना सिखाया है इक्विवेलेंट वेट, वो भी किसका, एटम का। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए। तो मैंने कहा यार ये कहानी है तो बहुत टफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए। तो मैं सारे बच्चों को पीछे ले गया, सॉरी ये तो आगे चला गया, हाँ पीछे ले गया। मैंने कहा बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपको पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए। जरा मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बताना, ये कितना लिखा है, इस बात को, यदि इस बात को मैं ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 3, बताओ एटॉमिक वेट 14। अच्छा इसको निकाल के बताओ, इसको भी मैं ऐसा लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय 3, बताइए नहीं लगेगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूं कि एटॉमिक वेट में कोई नंबर का डिवीजन आता है, इत्तेफाक की बात है कि दोनों में 3 है, ऐसा नहीं कि 3 का डिवीजन आता है। इसका मतलब एटॉमिक वेट में किसी नंबर का डिवीजन आता है कि नहीं। देखो एटॉमिक वेट में किसी एक होल नंबर का डिवीजन आता है तो वो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। चेक करो इक्विवेलेंट वेट कितना है, 14 डिवाइडेड बाय 2, इसमें कितना है 27 डिवाइडेड बाय 3, और उसमें कितना है 14 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एटॉमिक वेट में किसी नंबर का डिवीजन करने से इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। तो इसका मतलब यहां पे एक फार्मूला डेवलप हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल टू क्या, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एक नंबर, उस नंबर का नाम हम लोगों ने रख दिया एन फैक्टर, उस नंबर का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया दोस्त, एन फैक्टर। इसी फार्मूले को हमने कैरी कर लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय
n फैक्टर, और ये नंबर हमने n फैक्टर बोला क्यों? क्योंकि ये नंबर वेरिएबल है, हर एक में अलग अलग आएगा। तो मेरे दोस्त यहां पर डिट्टो उसी तरह से हम लोगों ने बात को कैरी करा दिया। हमसे पूछा गया तो हमने कहा यार इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। अब आप समझ गए फार्मूला कहां से आया था? डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये क्या है? ये एक वेरिएबल टर्म है। ये क्या है बच्चों? ये एक वेरिएबल टर्म है, और यदि ये वेरिएबल टर्म हुआ तो ये भी एक वेरिएबल टर्म हो गया, है कि नहीं? जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी वेरिएबल है, मगर ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है। इससे आप क्या समझ पाए? इससे ये समझ पाए किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है, मगर उसका इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है। इक्विवेलेंट वेट एक वेरिएबल टर्म होता है। इस बात का ये मतलब है। इस बात का क्या मतलब है? कि इक्विवेलेंट वेट जो है एक वेरिएबल टर्म है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या है? वेरिएबल होता है। एटॉमिक वेट कांस्टेंट, मगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम वेरिएबल। तो इस बात को ध्यान रखिए, गौर से बार बार बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल वेरिएबल होता है। इसी वजह से किसी का इक्विवेलेंट वेट आपको याद नहीं है, मगर मॉलिक्यूलर वेट सबका याद है। वाटर का 18 है ना, H2SO4 का 98 मॉलिक्यूलर वेट याद है। किसी का इक्विवेलेंट वेट बताओ, नहीं याद है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है। वेरिएबल थोड़ी याद करते हैं यार हम लोग, है कि नहीं दोस्त? इसी तरह से एटॉमिक वेट याद है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, मगर क्या किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट याद है? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल टर्म को हम लोग याद नहीं रखते हैं, मगर एक समस्या खड़ी हो जाती है। वो क्या? कि यदि ये वेरिएबल है तो इसको निकालोगे कैसे? इसको निकालना तो सिखाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो चलो देखो, अब इसको निकालना सिखाते हैं कि इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन करते कैसे। अब इसमें से ये बताओ, यदि मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया तो ये वाला टर्म तो आप अपने आप निकाल लोगे। इसका मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? ये वाला टर्म। तो इसी टर्म का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बात पर हम फोकस करेंगे। तो चलो दोस्तों, एक एक करके n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है एसिड, हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? बेस, हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है? सॉल्ट, है ना? ये क्या हो रही है? एक्सरसाइज हो रही है कमर में दर्द की। चलिए, आप मत करिएगा कि इक्विवेलेंट वेट पढ़ते समय ऐसे ऐसे हिलने लगो, है ना? हाँ यार, n फैक्टर ऑफ एसिड। तो दोस्तों n फैक्टर ऑफ एसिड की बात करते हैं कि n फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो चलो भाई, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा वर्ड को कि सर क्या लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ OHN required to neutralization of one mole of acid। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH खर्च हो रहे हैं? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH खर्च हो रहा है? वो हमारा क्या है? वो हमारा n फैक्टर ऑफ एसिड है। ठीक है, n फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब क्या है? कि एक मोल OH, एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने OH खर्च हो रहे हैं, वो हमारा n फैक्टर है। ध्यान रखिएगा, n फैक्टर की डेफिनेशन में हमें काउंट क्या करना है? OH काउंट करने हैं। मेरे दोस्त बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। एक मोल एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH खर्च हो रहा है, वो हमारा n फैक्टर है। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है क्या? बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि तुम बेस को काउंट करते हो, एसिड को नहीं।
काउंट क्या करने वाले हो, बेस को काउंट करने वाले हो ना यार, कि एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च होंगे। तो मेरे दोस्त कितने खर्च होंगे, ये देखो 1 मोल एसिड लिखा है यहां पर। अब इस रिएक्शन को कराओ तो कितने OH आयन खर्च होंगे, ये देखो ऐसे ही तो खर्च होगा। तो जरा बताइए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए हमेशा, तो 1 मोल को खर्च कराने में इसके कितने लगे, 1 लगे, तो ये क्या लिखोगे, n फैक्टर ऑफ HCl इक्वल टू मेरे दोस्त कितना आएगा, 1 आएगा। n फैक्टर ऑफ HCl 1 आया है तो तुमने काउंट क्या किया है, H आयन नहीं काउंट किए हैं, ध्यान रखना, तुमने काउंट किए हैं OH आयन, H आयन नहीं काउंट किए हैं। तुमने क्या काउंट किए दोस्त, OH आयन काउंट किए, H आयन नहीं काउंट किए। 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH आयन खर्च होते हैं वो n फैक्टर है। बार बार बता रहा हूं, जरा गौर सुनिए, 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH आयन खर्च होंगे वो n फैक्टर होंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर। तो जरा बताना मेरे दोस्त, यदि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ऐसे ही तो होगा। ये देखो अब आपको समझ में आएगी कि लोग जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, जितने H आयन होंगे उतने ही तो OH आयन खर्च होंगे, जितने H आयन होंगे उतने ही तो OH आयन खर्च होंगे। बताओ, इसी वजह से इस जगह पे एक ट्रिक निकाल दी जाती है। वो क्या निकाली जाती है कि भाई H आयन काउंट कर लो, एसिडिक H आयन ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ 1 मोल एसिड, 1 मोल एसिड इज नोन एज n फैक्टर। तो यहां पर क्या होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस डिफिनीशन को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, है ना, और मोड़ कर एक ट्रिक क्रिएट कर लेते हैं कि यार जितने एसिडिक H आयन होंगे 1 मोल एसिड में वही n फैक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि जितने H आयन होंगे उतने ही तो OH आयन होंगे। तो हम एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, नहीं तो रिएक्शन ऐसे करानी है, तो हम एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। वो शॉर्टकट क्या होता है कि हम एसिड के H आयन काउंट कर लेते हैं। उससे क्या है, हमें रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है, उससे क्या है, हमें रिएक्शन नहीं करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, एसिड के H आयन ढूंढ लेते हैं। क्यों, जितने H आयन खर्च होंगे उतने ही तो OH आयन खर्च होंगे न्यूट्रलाइजेशन में, जितने H आयन खर्च होंगे उतने ही तो न्यूट्रलाइजेशन में OH आयन खर्च होंगे। मेरे दोस्त बताओ जरा कि नहीं खर्च होंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जितने H आयन खर्च होंगे उतने ही OH आयन खर्च होंगे। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं कि एसिड में 1 मोल एसिड में कितने H आयन है वो काउंट कर लेते हैं। और कैसे काउंट करते हैं, कुछ इस तरह से। अब जरा देखो वही चीज आ गई, इसी ने पूछा HCl का n फैक्टर बताओ, तो मैंने कहा n। किसी ने कहा H2SO4 का n फैक्टर बताओ, तो मैंने कहा 2। किसी ने कहा यार H3PO4 का n फैक्टर बताओ, चलो अभी H3PO4 को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। किसी ने कहा ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर बताओ, तो मैंने कहा यार 2, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। किसी ने कहा जरा बताना एस्टिक एसिड का n फैक्टर बताओ, तो मैंने कहा 1। किसी ने कहा 1 क्यों, यहां तो 4 हाइड्रोजन है। तो फिर तुम्हारा काम होगा उस बात को समझाना, तो आप तुरंत समझा दोगे। क्या समझा दोगे, क्योंकि टैलेंटेड हो, तुमने तुरंत समझा दिया कि यार ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच है, और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक थोड़ी है, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। और यार हमें क्या काउंट करना है, एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करना है, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। और हमें क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन एटम चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन एटम कौन है, जो बेस से रिएक्शन कर जाए, जो बेस से रिएक्शन कर जाए वो हमारा एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन एटम है। एस्टिक एसिड का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एक हाइड्रोजन एसिडिक है, इस वजह से n फैक्टर कितना हुआ, 1। इसी तरह से तुमने बात को आगे बढ़ाया, तुमसे पूछा गया H3PO4 का n फैक्टर बताओ, तो तुमने कहा 3। फिर मैंने पूछा H3PO3 का n फैक्टर बताओ, फिर मैंने पूछा H3PO2 का n फैक्टर बताओ। तो जरा गौर से इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त, H3PO3, H3PO3 का सभी बच्चे जानते हैं कि फिगर ये होता है। और मैंने कहा है कौन से हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं, तो सभी बच्चों को पता है हमें एसिडिक हाइड्रोजन काउंट करने हैं। ये देखो, तो यार यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन तो एक ये है और एक ये है, तो n फैक्टर कितना आएगा, 2। और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन एक है, तो यहां पे n फैक्टर कितना आएगा, ये। क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन जो है, ये वाले हाइड्रोजन ये एसिडिक नहीं है, ये सब कैसे है, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कैसे है, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है।
और बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एन फैक्टर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और उसमें हम काउंट करते हैं। रियल डिफिनीशन क्या है, रियल डिफिनीशन है कि एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल बेस लगेंगे, वो रियल डिफिनीशन है। मगर उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन बार बार कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एक ट्रिक यूज कर लेते हैं कि जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन एक मोल एसिड में होंगे वो एन फैक्टर होंगे और उस चीज को ऐसे चिपकाते चले जाते हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। फास्फोरस से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, मगर सल्फर से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ध्यान रखिएगा। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है। तो ये एन फैक्टर निकालना सीख पाए। अब देखो यार, इस पर एक क्वेश्चन भी कराता हूं मैं, आपको 3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। अब इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिएगा और अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर देंगे जरूर, अपने मन में आंसर बोल लीजिएगा। मन में ना बता पाओ तो अपने बगल में जो पापा बैठे हैं उनको बता दो, सिस्टर को बता दो, मम्मी को बता दो कि मम्मी देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और यदि मैंने गलत बताया, मतलब मेरा और आपका आंसर मैच ना किया, तो घर वालों से मार खा लेना, और यदि सही बताया तो उनसे कुछ गिफ्ट ले लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन मारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, पहला क्वेश्चन। फिर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया, गौर समझिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन कौन कौन सी है, H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है। चलो H2SO4 की जगह, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मॉलिक्यूल चेंज कर लूं और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। देखिए प्यारे बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, H3PO4, H3PO4। अब जरा देखो गिवन रिएक्शन, पहली रिएक्शन ये है मेरे दोस्त ए, आंसर ये है Na3PO4 प्लस अपना आप बैलेंस कर लीजिए 3 वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर भी 3। फिर मैंने एक रिएक्शन ये लिखी है H3PO4 प्लस 2 NaOH गिव्स Na2HPO4 प्लस 2H2O। फिर बच्चों की डिमांड आ गई तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी H3PO4 प्लस NaOH प्लस इक्वल टू NaH2PO4 प्लस H2O। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 निकालना है। एक क्वेश्चन ये है और 4 क्वेश्चन ये, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 बताओ, फिर पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन गिवन रिएक्शन बताओ, पहली रिएक्शन में बताओ, दूसरी रिएक्शन में बताओ, तीसरी रिएक्शन में बताओ। अब मेरे दोस्त जरा मुझे ये बताना कि डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन क्या है। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH आयन खर्च होंगे, जितने बेस खर्च होंगे वो भी नहीं बोल रहा हूं, गौर से समझिएगा, जितने OH आयन खर्च होंगे, तो एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने OH आयन खर्च हो रहे हैं, 3। देखो तो OH आयन यदि 3 खर्च हो रहे हैं तो यहां पर एन फैक्टर कितना हुआ H3PO4 का 3, यहां पर एन फैक्टर कितना हुआ H3PO4 का 3। अब जरा इस रिएक्शन में देखो बैलेंस होनी चाहिए, एक मोल, यहां पर भी एक मोल लिखा है, एक मोल H3PO4 को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च हो रहे हैं मेरे दोस्त, 2। तो एन फैक्टर ऑफ H3PO4 यहां पर कितना होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहां 2 मोल खर्च हो रहा है। एक मोल H3PO4 को न्यूट्रलाइज कराने में यहां पर कितने खर्च हो रहे हैं, 1, यहां पर देखो 1 लिखा है। एक मोल H3PO4 को न्यूट्रलाइज कराने में 1 मोल खर्च हो रहा है, तो एन फैक्टर यहां पर कितना होगा, 1। तो जरा देखो एन फैक्टर वेरिएबल होगा तभी तो इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होगा, और ये बात चिल्ला के पीछे बोल के आए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल वेरिएबल होता है। तो कैसे वेरिएबल होता है, क्योंकि एन फैक्टर वेरिएबल होता है किसी मॉलिक्यूल का। क्यों, क्योंकि एन फैक्टर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। ये जो हम लोग फर्जीपना फैलाते हैं ना, ये सब गलत है कि किसी मॉलिक्यूल को देखा एन फैक्टर 2 लिख दिया, H2SO4 का एन फैक्टर 2 लिख दिया, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 3 लिख दिया, ऐसा नहीं है।
एन फैक्टर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। मगर फिर हम ऐसा लिखते कैसे हैं? जब हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट मॉलिक्यूल देता है, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 बताओ, तो हम ये सपोज करके चल रहे होते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब के सब न्यूट्रलाइज करने हैं। तब हम ये सपोज करके चल रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सपोज है, रियल फैक्ट नहीं है। हम ये सपोज करके चल रहे होते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सभी को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब ऑल एसिडिक हाइड्रोजन आर न्यूट्रलाइज बाय OH। हम ये सपोज करके चल रहे होते हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतना एन फैक्टर है। एक एसिडिक हाइड्रोजन है एक, दो है तो दो, दो है तो दो, एक है तो एक, ठीक है, तीन है तो तीन एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक हाइड्रोजन से होगा ना। मगर जब कोई रिएक्शन दी जाए, गौर समझिए, जब कोई रिएक्शन दी जाएगी तो हम सपोज थोड़ी करेंगे, तब तो भैया वो रिएक्शन दे रहा है तो आप उस रिएक्शन से निकालोगे, ध्यान रखिए। तो यही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो ये आया। अब एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट तो निकाल ही लोगे ना यार, क्यों? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बेटा 98 होता है, एन फैक्टर से बस डिवाइड कर दो, तो इसका क्या आ गया 98 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या आएगा 98 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या आएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या आएगा 98 आएगा इक्विवेलेंट वेट। ये देखो मेरे दोस्तों, तो अब एक बात आप अपने दिमाग में और बैठा लो, वो क्या बैठानी है? पहला पॉइंट, अब गौर समझिए, पहला पॉइंट डेफिनेशन बैठा लो कि यार जो इक्विवेलेंट वेट होता है मेरे दोस्तों, इक्विवेलेंट सॉरी पहला पॉइंट डेफिनेशन बैठा लो एन फैक्टर ऑफ एसिड की। एन फैक्टर ऑफ एसिड की डेफिनेशन क्या बैठा लोगे? एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH आयन लगते हैं वो एन फैक्टर होते हैं। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कराने में जितने OH आयन लगते हैं वो एन फैक्टर होते हैं। पहली बात तो ये बैठा लो। फिर दूसरी बात ये बैठा लो कि यदि कहीं फिगर नहीं दिया है तो हम सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, वही एन फैक्टर होगा, वही एन फैक्टर होगा। मगर यदि कहीं रिएक्शन दी है तो हम रिएक्शन से एन फैक्टर निकालेंगे, अपनी तरफ से नहीं डालेंगे कि H3PO4 है तो एन फैक्टर 3 डाल दिया, H3PO4 है तो एन फैक्टर 3 डाल दिया, नहीं। यदि रिएक्शन दी है तो रिएक्शन में हम उसको निकालेंगे कि एन फैक्टर कितना है। यदि रिएक्शन दी है तो रिएक्शन में एन फैक्टर निकाला जाएगा, और निकालोगे कैसे? डेफिनेशन से। अब ट्रिक से काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे क्या होता है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतना एन फैक्टर है, क्योंकि हम सपोज करते हैं कि सारा एसिडिक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर और बता दो, तो चलो एक बात और डिस्कस कर देते हैं एन फैक्टर के लिए। देखो एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड, एक आधा एसिड ऐसे हैं जिनके एन फैक्टर निकालने में बच्चे फंस जाते हैं। एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड, देखो इसको कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में बोरिक एसिड ये है, इस तरह से इसका फिगर है यार, ये देखो, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करो 6 हैं ऐसे, और साथ साथ में इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल वैकेंट है इसके पास। मैंने सभी बच्चों को बताया था कि सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके बाद सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मतलब थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड उधर। अब जरा देखो यार, तो जब ये वाटर में डाला जाता है तो जरा देखना ये वाटर में डालने पर होता क्या है। जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने के लिए OH आयन को गेन करता है। और दोस्त ये OH आयन को गेन करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस तरह का, ऐसे ऐसे, और ये देखो प्रोटॉन रिलीज कर देता है इस तरह से। क्या रिलीज कर देता है? प्रोटॉन। ये देखो, अब मेरे दोस्त बताना यहां पे तुमने कितने मोल लिए? 1 मोल लिया, 1 मोल क्या लिया? बोरिक एसिड। और यहां कितने मोल वाटर में इशू हुए हैं चैन के? 1 मोल। इसी वजह से इसका एन फैक्टर यहां 1 बनता है। हम एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड कितना बोलते हैं? 1 बोलते हैं, 3 नहीं बोलते हैं, जबकि 3 हाइड्रोजन है, देखो।
और तीनों के तीनों ऑक्सीजन से अटैच है, तो एन फैक्टर 3 बनना चाहिए ना यार, लॉजिकली जितना अभी पीछे पढ़ाया है। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में जाने पर आयोनाइजेशन नहीं करता है। वाटर में जाने पर ये हाइड्रोजन आयोनाइजेशन नहीं करते हैं। वाटर में जाने पर ये कुछ दूसरी तरह से रिएक्शन करता है। वो क्या करता है? वाटर का OH आयन गेन करके इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा, और साथ में रिलीज करता है एक प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल जब एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो यार वाटर में तो एन फैक्टर उसका 1 ही बनेगा ना मेरे दोस्त, ऐसे। ये देखो ये रिएक्शन हो रही है, जबकि बोरिक एसिड के हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहे। यदि बोरिक एसिड अपने हाइड्रोजन वाटर में रिलीज करता तो एन फैक्टर 3 आता, मगर वो ऐसा नहीं करता है। किसी ने पूछा यार सर ऐसा क्यों नहीं करता है ना, इसका ये दोगलापन कैसा, सब तो वाटर में आयोनाइज होते हैं, ये क्यों नहीं होता है? तो मैंने बताया कि यार इसके पास एक बीमारी है बेचारे के पास, क्या कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को पूरा करने की पहले कोशिश करेगा। इस वजह से रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाता है दोस्तों, और ये एन फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, अब आपका मन कर रहा होगा कि सर एन फैक्टर आप बेस भी बता दो, तो चलो यार दोस्तों की डिमांड है कि एन फैक्टर आप बेस बता दो, तो वो भी बता देते हैं। अब जैसा आपने एन फैक्टर ऑफ एसिड में पढ़ा है, डिट्टो सेम एन फैक्टर ऑफ बेस होता है। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस मेरे को फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है? देखो, टोटल नंबर ऑफ एच एन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्या दोस्तों? 1 मोल ऑफ बेस। टोटल नंबर ऑफ एच आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेस। बेस के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कराने में जितने एच आयन लगेंगे उसी को एन फैक्टर बोलेंगे। इसी वजह से एन फैक्टर ऑफ बेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोला जाता है क्या? एसिडिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम एसिड काउंट करते हो यार मेरे दोस्त। तुम क्या काउंट करते हो? एसिड काउंट करते हो। तो जरा देखो डिफिनीशन को एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो। हमें क्या चाहिए? 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में जितने एच आयन खर्च हो रहे हैं वो चाहिए। 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने में जितने एच आयन खर्च हो रहा है, तो एच आयन प्लस NaOH। बताओ जरा कितने एच आयन खर्च होंगे? बनेगा क्या? वाटर प्लस Na पॉजिटिव। कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं? 1। तो इसका एन फैक्टर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? इसका एन फैक्टर मेरे दोस्त आ जाएगा 1। किसी बच्चे ने कहा सर आपने ये वाला तो बता दिया, ये तो इजी था, ये तो हम भी बता लेते। तो मैंने कहा चलो यार आप ही बता लो, ये वाला बता के बताओ। अब इस रिएक्शन को यदि हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो मेरे दोस्त क्या बनेगा? ऐसा ही तो आएगा। अब जरा प्यारे बच्चों ये बताओ इसका एन फैक्टर कितना बनेगा? 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने के लिए, यहां देखो 1 लिखा, 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कराने के लिए कितने एच आयन खर्च हो रहे हैं? 2। तो एन फैक्टर ऑफ BaOH का होल ट्वाइस मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं? एक कॉन्सेप्ट में या ट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ये देखो वही बात जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई थी। ये देखिए मेरे दोस्त, अब आप इस बात को अप्लाई करो। जितने एच आयन, देखो जितने एच आयन खर्च होंगे उतने ही तो OH आयन खर्च होंगे। तो ऐसा करो ना कि डायरेक्ट OH आयन की वैल्यू क्या करो? निकाल लो। डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल लो? OH आयन की वैल्यू निकाल लो। तो चलो डायरेक्ट हम OH आयन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, गौर समझिएगा। एन फैक्टर ऑफ बेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ बेस। 1 मोल ऑफ बेस, और ये OH आयन आयनिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने OH आयन खर्च होंगे उतने ही तो H आयन खर्च होंगे। तो उसी तरह से आपने फिर कर लिया, और फिर आपने इसी बात को आगे बढ़ा लिया कि यार देखो दोस्त NaOH में कितने OH आयन है? 1। तो एन फैक्टर हुआ 1। ठीक है, इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन है? 2। तो एन फैक्टर कितना हुआ? 2। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन है? 3। तो एन फैक्टर कितना हुआ? 3।
ठीक है, इस तरह से बच्चों ने बातों को आगे बढ़ा लिया और फिर बच्चों ने कहा सर आप इस तरह से करते चले जाओगे। तो मैंने पूछा जरा बता सकते हो यार इसमें कितने OH आयन है? गौर समझिए। ओह ये तो रफ हो गया। C2H2OH, इसका एन फैक्टर क्या होगा? मैंने पूछा इसमें कितने OH आयन है? तो बच्चों ने कहा सर इसमें 2 OH आयन है। तो इसका एन फैक्टर कितना आया? 2 आया। तो मैंने उनको कहा कि यहां तुम फंस गए मेरे दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि वो OH आयन आयनिक होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कर दिया। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो OH आयन हो वो आयनिक होंगे, तभी वो एन फैक्टर में काउंट होंगे। यार ये तो आंखों का धोखा है, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी चल रही है, ऊपर से फरवरी के महीने में। तो जरा देखो ये क्या है, और ये है क्या? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। यार ये तो बेस है ही नहीं, ये तो बस रीअरेंज करके लिखा गया है यार मेरे दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि आंख बंद करके बस भागे चले जा रहे हो कि OH आयन देखा बस वो छाप दिया, OH आयन देखा वो छाप दिया। NaOH कितने? NaOH का OH आयन आयनिक होता है दोस्तों, इस वजह से एन फैक्टर 1 है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का OH आयन आयनिक होता है इसलिए एन फैक्टर 2 है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का OH आयन आयनिक है इसलिए एन फैक्टर 3 है। मगर यार ये तो क्या लिखा है? एसिटिक एसिड, और ये OH आयन ना तो आयनिक है, और जब आयनिक नहीं है, सॉरी जब आयनिक नहीं है तो ये एन फैक्टर थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि जो उसमें बस चिपकाते चले जाओ। देखना कि वो OH आयन मेटल से अटैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो मेटल से अटैच होगा तब आयनिक होगा, तब काउंट होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो एन फैक्टर आप बेस आपने निकाल लिया। अब आप बात करते हैं इसके एन फैक्टर की, कि यार इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे? बेस वाले एन फैक्टर पे भी एक क्वेश्चन करा दे क्या? चलिए आपकी डिमांड है तो एक क्वेश्चन यहां पर भी चिपका देते हैं कि इस पर आप किस तरह का क्वेश्चन करोगे। देखो एक क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान से करिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH का होल थ्राइस, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर यही पूछा, आप जानते हो वही बात पूछता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन में कौन कौन? देखो एक मैंने रिएक्शन ये लिखी है, ठीक है, इसका एन फैक्टर बताना है। टाइम कम है इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप करते रहिएगा और आंसर निकालते रहिएगा। चलो दोस्तों बताओ इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो जरा इस सिचुएशन में एन फैक्टर बताइए कितना आएगा? तो मेरे दोस्तों इस सिचुएशन में एन फैक्टर कितना आएगा? 3। क्यों? क्योंकि जब कहीं पर रिएक्शन नहीं होती तो हम ये सपोज करके चल रहे होते हैं कि जितने OH होंगे सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और सभी के सभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने OH आयन है? 3। तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। मगर दूसरे वाले क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है, और जब यार दोस्त रिएक्शन गिवन होती है तो हम रिएक्शन से निकालते हैं। तो जरा मेरे दोस्तों बताना यहां पर कितना लिखा है? जल्दी से देखो यहां पर कितना लिखा है? 1। 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च कर रहे हो? 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कराने में कितने मोल OH आयन खर्च कर रहे हो? 2। तो इसका मतलब यहां पर एन फैक्टर मेरे दोस्तों कितना आएगा? यहां पर एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोस्त कितना आएगा? 3 आएगा, ओ सॉरी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल OH आयन रख रहे हैं, तो एन फैक्टर वेरिएबल है तो इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल होगा। तो आई थिंक इतनी बातें आप सब समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो बस अब आपको एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? मार, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो प्यारे बच्चों ये तो मजाक था, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, तो इन बातों को तो भूल ही सकते हैं। तो चलो यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट की बात आती है कि एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट कैसे निकाला जाए। तो चलिए एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट भी बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज in 1 मोल ऑफ सॉल्ट। देखो यार दोस्त अब बात आती है 1 मोल सॉल्ट में आप ये काउंट कर लो कि कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना निगेटिव चार्ज है, वो उसका एन फैक्टर होगा। जैसे मेरे दोस्त NaCl दिया है, अब बताओ NaCl कैसे ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, किसी एक को काउंट कर लो। यहां पे कितना लिखा है? 1। ठीक, अब बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1। कोई एक काउंट कर लो। क्यों? क्योंकि यार मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा ना यार।
और n फैक्टर में हम लोग कहीं साइन तो लगाते नहीं है, तो जब साइन नहीं लगाते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो n की वैल्यू कितनी आई 1। किसी बच्चे ने कहा सर हम इसका काउंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे दोस्त किसी का भी काउंट कर लो। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। अब जरा यहां बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज है 2, तो n फैक्टर कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी काउंट कर लीजिए। ये देखिए, अब इसका n फैक्टर बता दीजिए, चलो ये भी लिख देता हूं। अब इसका n फैक्टर बताओ, तो जरा इसको डिसोसिएट करो। तो 2 तो यार पोटेशियम है और 2 एल्युमिनियम है मेरे दोस्त, और सल्फेट कितने हैं 4 सल्फेट है। अब इसका n फैक्टर बताना है, तो जरा देखो यार कितना हुआ, ये हुआ +2, ये हुआ +6, तो टोटल कितना हुआ +8। तो n फैक्टर किसका आ गया, n फैक्टर आ गया इसका 8। ये पोटास एलम है, 24H2O लगा दो तो पोटास एलम हो जाएगा। n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 8। यदि कोई बच्चा कहता है कि सर हमें ब्रेक ही करना नहीं आता है, कि यार इसमें एल्युमिनियम पे 3 चार्ज आएगा या पोटेशियम पे 1 चार्ज आएगा, हमें ये भी नहीं आता है, हम एक अलग लेवल के मक्कार हैं, तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी मक्कारी का जवाब भी हमारे पास है। कहा गया कैसे, देखो यार पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज चेंज होता है, मगर कभी निगेटिव आयन के ऊपर चार्ज चेंज करता हुआ देखा आपने? कभी आपने देखा है कि सल्फेट -2 ना होके कुछ और हो? नहीं। और निगेटिव आयन होते भी नंबर में कम है। तो यदि किसी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है कि सर हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या किया करे, निगेटिव आयन पे फोकस रखा करो। क्यों? क्योंकि निगेटिव आयन एक तो नंबर में बहुत कम होते हैं और उनके ऊपर के चार्ज कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। सल्फेट के ऊपर ऑलवेज -2 होता है, कार्बोनेट के ऊपर ऑलवेज -2 होता है, हैलोजन के ऊपर ऑलवेज -1 होता है। तो इस तरह से क्या करोगे, तुम चार्ज काउंट कर पाओगे इजीली। मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, डी ब्लॉक का मेटल टकरा गया तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा तो तुम फंस सकते हो। तो यार तुम फंस गए, इसका मतलब हम फंस गए। और आप जानते हो कि हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, इसका मतलब तुम्हारे पास भी हर चीज का सोल्यूशन है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो, निगेटिव काउंट किया करो, क्योंकि निगेटिव को काउंट करना ज्यादा इजी है। जैसे सल्फेट है, कितने सल्फेट है 4, तो n फैक्टर कितना हो गया 8, बात खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से करोगे। तो n फैक्टर ऑफ सॉल्ट बता दिया, n फैक्टर ऑफ एसिड बता दिया, n फैक्टर ऑफ बेस बता दिया। अब क्या करना है, अब आपका मन कर रहा होगा कि बैलेंसिंग का बताओ, n फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बताओ, है कि नहीं? तो n फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की ओर चलते हैं कि n फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो जरा देखो यार, अब हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, फिर उनका n फैक्टर निकालते हैं। तो यार मेरे दोस्तों देखो, इस बात पे हम थोड़ा सा भरोसा करके चलना है कि n फैक्टर निकालने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन आपको आती होगी। मैं जल्दी से डेफिनेशन बता देता हूं, मगर ये मान के चल रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन पहचानना आपको आता है, हम उनके n फैक्टर पर कूदने जा रहे हैं। ठीक है, जरा देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आप सभी को मतलब पता है कि साइमल्टेनियस मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन एंड 1 रिडक्शन अकर्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यदि साइमल्टेनियस मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन या 1 रिडक्शन, 1 ऑक्सीडेशन और 1 रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो। क्या हो रहा हो, साइमल्टेनियस मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा भी हो रहा है तो हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा, 1 ऑक्सीडेशन प्रोसेस और मिनिमम 1 रिडक्शन प्रोसेस। एक ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक रिडक्शन हो रहा हो, साथ में साइमल्टेनियस हो रहे हो एक साथ। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो यार अपने को कोई टेंशन नहीं है, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात चल रही हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ये देखो, तो क्या है बच्चों, यदि कहीं पर साइमल्टेनियस मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन 1 रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर कैसे निकालोगे वो दिखाना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। पहले दोस्तों ये वाली हेडिंग उठाते हैं, फिर रिडॉक्स पे चलते हैं। तो पहले किसी ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का n फैक्टर निकालना सीखते हैं। तो चलो, बच्चों की डिमांड थी तो सीख लेते हैं। जैसे ये देखो बच्चों, आपने देखा ये ऑक्जेलिक एसिड लिखा है,
ऑक्जेलिक एसिड को सभी बच्चे जानते हैं कि ऐसे भी लिखा जाता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये दोस्त इसका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म है ऐसे, और ये ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से, है ना। सभी को पता है ऑक्जेलिक एसिड ऐसे चलता है। या फिर किसी ने कहा कि सर ऐसे, गौर से देखिए, ये हमारा लिखा है क्या, नाइट्रेट आयन, और ये ब्रेक हो रहा है किसमें, NO2 में। ये हमारे पास लिखा है नाइट्रेट आयन और ये किसमें ब्रेक हो रहा है, NO में, ये देखो। या इसी तरह से मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, गौर से देखते जाइए क्योंकि ये सब अपने को करना है। ये लिखा है Fe ट्रिपल पास 2 और ब्रेक हो रहा है Fe डबल पास 2 में, ये देखो। अब इन सब रिएक्शनों को देखो, ये रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ठीक है। मैं इतना सपोज करके चल रहा हूं कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन निकालना आपको आता होगा, और यदि ये बात नहीं है तो आप थोड़ा सा देखते भी जाइएगा, मैं हल्का फुल्का समझाता भी जाऊंगा। जरा देखो यार, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा। और कोई ये ना कह दे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नहीं तो बीमारी खा जाओगे, अभी पीछे पढ़ाया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कार्बन की निकाली 2 आई, यहां पर कार्बन की निकाली तो 4 आई। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, आप सभी बच्चों को पता है ऑक्सीडेशन बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, तो इस प्रोसेस का क्या नाम रखोगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम आपको पढ़ाते भी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन। यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है किसी रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन रखते हैं। तो इसका मतलब यार दोस्त यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमें इसका एन फैक्टर भी निकालना है, तो पहले तो कुछ रिएक्शन ही पकड़ लेते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 5, यहां पर कितनी है 4। यदि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है तो ये बात तो तुम अपने आप समझ गए होगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का लेफ्ट टू राइट कम होना क्या होगा। तो जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर का गौर समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, ये क्या बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, रिडक्शन बोलेंगे। इसका मतलब यार इसमें रिडक्शन हो रहा है। यहां पर भी क्या है +5, यहां पर निकल के आएगी नाइट्रोजन की +2, यहां पर Fe की कितनी है +3 और यहां पर Fe की कितनी है +2। इसका मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस रिडक्शन के है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन का है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन का है, नीचे वाले रिडक्शन के, और ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाली जाएगी। यहां पर बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर आप तो यार देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हो, हम कैसे निकालेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाए। भाई एक मॉलिक्यूल में 3-4 एटम है, उसमें से किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कंपेयर करें। तो ऑलवेज ध्यान रखना किसकी ऑक्सीडेशन नंबर का कंपेयर करना होता है, सबसे पहले डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, और जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मेरे दोस्त रखेगा उसी की तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा और उसी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट कौन है, सारा का सारा डी ब्लॉक है। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद बहुत कम है, कौन कौन है जरा देखो, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में भी जनरली कौन, बस आप इनको चेक किया करो, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17। यदि ग्रुप नंबर 14, 15, 17 का एलिमेंट है तो उनको चेक करो, और उनमें भी कौन, उनमें भी जनरली यही होते हैं, कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, बस यही 4-5 एलिमेंट में दिखाया जाता है, सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है। बस इन्हीं 4-5 एलिमेंट के बारे में हमेशा डिटेल चल रही होती है, आप चेक कर लेना, अभी बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, मगर यही 4-5 एलिमेंट खेल रहे होंगे। तो अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर ली कि सर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले किसकी। तो मैंने कहा कि जब भी कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करो, डी ब्लॉक के एलिमेंट की निकालो, मतलब चेक करो, और साथ साथ में किसकी चेक करो, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 की, जिससे तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। अब बात आता है कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो जरा देखो यार दोस्तों कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए जरा देखो, आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा कि यदि ऐसी सिचुएशन आए तो एन फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए हमने सपोज की कि एक रिएक्शन है AXBY,
ठीक है, मैंने क्या सपोज किया कि एक रिएक्शन चल रही है AXBY और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है AY और BZ में। यहां पर इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर P है और यहां पर इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर Q है, ठीक है कि नहीं। एक जर्नल फॉर्म मैंने उठाया है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि P की वैल्यू ग्रेटर देन है Q से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला प्रोसेस हमारा दोस्त कैसा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है। मगर यदि सिचुएशन हमने कहीं ऐसी बना दी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। अब बात आती है एन फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो मेरे दोस्तों एन फैक्टर की बात आए तो एन फैक्टर आप इस तरह से निकालिएगा, गौर से मेरी बात को आप समझिएगा। सबसे पहले ये x, फिर मॉड p माइनस मॉड q। जरा समझो जर्नल फॉर्म, सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉफिशिएंट, यहां पे कितना लिखा है x, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर p, मैंने मॉड लगा दिया है, फिर क्या लिखोगे माइनस q, ठीक है। ये ध्यान रखिए एन फैक्टर आप किसका आया, AXBY आया। ये एन फैक्टर किसका आएगा, AXBY मॉलिक्यूल का आएगा। लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो ये एन फैक्टर किसका आएगा, AXBY मॉलिक्यूल का आएगा। कैसे, ये देखो कैसे लिखोगे, x लिखा, मॉड लगाया, p माइनस q कर दिया। अब किसी बच्चे ने कहा सर आपने इसका एन फैक्टर निकालना तो सिखा दिया है, जरा इस मॉलिक्यूल का भी एन फैक्टर निकालना सिखा दीजिए। तो अब जरा देखो इस मॉलिक्यूल के एन फैक्टर की बात आए तो कैसे निकालोगे, एन फैक्टर ऑफ AYBZ। यदि इसका एन फैक्टर पूछता है तो कैसे करोगे, जरा देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है y, ऑक्सीडेशन, अब लेफ्ट टू राइट चलो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Q माइनस P मॉड, ठीक है। आप चाहें तो इसमें P माइनस Q भी कर दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मॉड के बाहर वैल्यू आएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो जरा देखो यदि एन फैक्टर ऑफ AXBY पूछा जा रहा है तो x मॉड P माइनस Q, यदि एन फैक्टर ऑफ AYBZ पूछा जा रहा है तो क्या y, ठीक है, Q माइनस P। तो ये देखो यार किसी भी हाफ रिएक्शन का एन फैक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन रिएक्शन हो, यदि उसके एन फैक्टर की बात मेरे दोस्तों की जा रही है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, मॉड, ठीक है, x p माइनस क्यू, मॉड y q माइनस p, इस तरह से। ये देखो बात समझ पा रहे हो, x क्या है ये समझ रहे हो, y क्या है ये समझ रहे हो, x p माइनस क्यू, ठीक है। ऐसे करके आप आसानी से एन फैक्टर किसी हाफ रिएक्शन का निकाल सकते हो। इसके हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में ले जा सके। अभी बहुत सारी सिचुएशन है, अभी तो हम लोगों ने बस स्टार्ट किया। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ऑक्जिलेट आयन जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसका एन फैक्टर अपने को निकालना है। जो जो रिएक्शन यूज होती है हम उन पर सबसे पहले फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो KMnO4 ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा Mn2 पॉजिटिव में, इसका एन फैक्टर अपने को निकालना है। K2Cr2O7 ये कन्वर्ट हो रहा है मेरे दोस्त Cr3 पॉजिटिव में, इसका एन फैक्टर अपने को निकालना है। ये इसी तरह से है KMnO4 और ये कन्वर्ट हो रहा है मेरे दोस्त MnO2 में, इसका भी एन फैक्टर अपने को निकालना है। KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है K2MnO4 में, इसका भी अपने को यार एन फैक्टर निकालना है दोस्त। इसी तरह से रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, तो इसका भी अपने को एन फैक्टर निकालना है। इसी तरह से मेरे दोस्त HCl है, HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, इसका एन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे फेरस सल्फेट दिया है, कन्वर्ट हो रहा है फेरिक सल्फेट में, इसका भी अपने को एन फैक्टर निकालना है। ये देखिए, तो सभी बच्चे जल्दी से एन फैक्टर निकालते जाएं, मैं रिएक्शन लिखता जा रहा हूं, फिर लास्ट में मैं एन फैक्टर निकालना आपको दिखाऊंगा कि आपके आंसर मेरे आंसर आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्लीज सभी बच्चे पूरी जी जान लगा के एन फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दें, फिर हम लोग उन सबको मैच कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से करते जाइए, एन फैक्टर निकालना सीखते जाइए और सभी के एन फैक्टर आप 2 मिनट में निकाल लोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो दोस्तों अब आपको एन फैक्टर निकालना सिखाते हैं। इतने सारे एग्जांपल लिख दिए, जरा बताओ हमने बताया है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है, मैंने आपको बताया या तो डी ब्लॉक चेक करिए या पी ब्लॉक चेक करिए, और पी ब्लॉक में भी कौन, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17।
जरा देखो इसमें कौन है, कार्बन मिल गया, कार्बन की चेक कर लो, कार्बन कितना है 2, यहां पर कार्बन कितना है 4। अब हमें किसका एन फैक्टर चाहिए, तो पहले तो वो देखो हम लोग हमेशा लेफ्ट वाले का निकालना है, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है उनका एन फैक्टर अपने को निकालना है, क्योंकि ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि यार किसका एन फैक्टर निकालना है। तो दोस्त ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर निकालना है, तो क्या लिखोगे 2 मॉड, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 2 -4, कितना आ गया जरा बताइए, एन फैक्टर कितना आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, सॉरी यार ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखी है, देखो यार तुम लोग बताते नहीं हो यार, हाँ यदि मैं ना देखूं तो हो जाएगा कांड। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितनी आएगी, ठीक है 8, 2 गए 6 और 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगी ना यार, ठीक है। तो जरा देखो यार बता दिया करो यार बच्चों, कमजोर टीचर के साथ अत्याचार करोगे। देखो तो कितना आया 2, यहां पे कितना लगा 2, यहां पे कितना है 3 -4, मॉड के साथ चले तो कितना आ गया 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। अब यहां पे निकालो यार, गौर से देखते जाइए अच्छे से, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Mn की कितनी आएगी 7, यहां पे कितनी आएगी 2, तो मैंने लिखा 1 मॉड 7 -2, तो वैल्यू कितनी आ गई यार दोस्त 5। यहां पे निकालो क्रोनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी 6, तो देखो 2 मॉड लगाया 6 -3 कितनी आ गई 6, ठीक है ना, बात तो समझ रहे हो। यहां Mn की कितनी आएगी 7, यहां Mn की कितनी है 4, अब आप लगाओ 1 मॉड लगाओगे 7 -4 कितनी आ गई 3। अब सारे प्यारे बच्चे यहां पर देखें ये 7 है और ये क्या है 6, तो आपने लिखा 1 मॉड 7 -6, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब यहां पर सल्फर की कितनी है -2 और यहां पर सल्फर की कितनी है 0, तो मैंने लिखा 1 मॉड -2 -0, वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एन फैक्टर निकाल लिया ना, समझ गए कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई कर रहा हूं। अब यार बच्चों इधर आ जाओ, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1, यहां पे कितनी है 0, तो यहां पे नीचे कितना लिखा है 1 -1 0 इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 1। अब यहां पर Fe की निकालो, डी ब्लॉक है ना तो डी ब्लॉक की चेक करोगे, यहां पर Fe की कितनी है +2, यहां पर कितनी है +3, तो हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं 1 मॉड 2 -3 कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां पर देखो यार n के ऊपर कितना चार्ज है +5, यहां पर n के ऊपर कितना है 2, ठीक है, तो 1 5 -2 मॉड लगा दिया है 3। यहां पर चेक करो फास्फोरस के ऊपर कितना होगा 0, यहां पर फास्फोरस के ऊपर कितना होगा 5, तो ये क्या आया 4 0 -5 कितना हो गया मेरे दोस्त 20, तो एन फैक्टर कितना आ गया 20 आ गया। यहां पर चेक करो 2 0 -5 वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया 10। बात समझ पाए कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया बस वो फार्मूला लगाया, ठीक है, क्या x मॉड p - q। यदि हमारे पास लेफ्ट साइड का पूछा जा रहा है तो लेफ्ट से राइट की ओर चले जाओ, राइट का पूछा जा रहा है तो राइट से लेफ्ट की ओर चले जाओ। हम हाफ रिएक्शन का एन फैक्टर अभी निकालना है, ठीक है, अभी इसमें और भी सिचुएशन है मगर पहले आप इसको समझो। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना किस तरह से एन फैक्टर निकालोगे, इस बात को समझ पाए किस तरह से एन फैक्टर निकालना है आपको, ठीक। अब यहां पर एक बात और आपको बता देता हूं जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान है, देखो जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगा तो हमेशा इस तरह से कन्वर्जन करता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 से Mn2 में जाता है, K2SO4 एसिडिक मीडियम में यही रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे टाइट्रेटिंग एजेंट है तो इनके बारे में बार बार आएगा। जब ये न्यूट्रल मीडियम में होता है KMnO4 तो ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जब बेसिक मीडियम होता है तो ये रिएक्शन होती है ये वाली, तो जरा गौर समझना, क्यों, क्योंकि ये बातें बार बार आएंगी, क्यों, क्योंकि टाइट्रेशन आप जितना भी पढ़ते हो वो KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ पढ़ते हो, तो इसका मतलब इसमें जो रिएक्शन यूज हो रही होंगी उसमें से 80 से 90% रिएक्शन में KMnO4 K2Cr2O7 आ रहा होगा। तो जब KMnO4 K2Cr2O7 आ रहा होगा तो रिएक्शन खुद करनी पड़ेगी, और जब रिएक्शन खुद करनी पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा Mn2 में यदि एसिडिक मीडियम है, K2Cr2O7 Cr3 में कन्वर्ट होगा, KMnO4 न्यूट्रल में किस में कन्वर्ट होगा MnO2 में कन्वर्ट होगा, और बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होगा K2MnO4 में कन्वर्ट होगा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जा सकती है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं,
एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन भी निकाल लिया, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन भी निकाल लिया, एन फैक्टर ऑफ एसिड भी निकाल लिया, एन फैक्टर ऑफ बेस भी निकाल लिया। तो जब आपने इतने बड़े बड़े महान काम कर लिए हैं तो अब आपका मन कर रहा होगा कि सर एक काम और कर दीजिए, और एक काम और क्या कर दीजिए, किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बता दीजिए, और बैलेंस करने के साथ साथ कहानी को और आगे बढ़ा लीजिए। तो देखो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखा देते हैं कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। गौर से मेरी बातों को समझिएगा। पहले तो मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं। देखो ये ऑक्जिलेट आयन है, ठीक है, और ये हमारे पास परमैंगनेट आयन है। रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो ये किस में चला जाता है, +2 में, और ये किस में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना दोस्त। अब पहले तो ये चेक कर लो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो जरा देखो यार, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्जिलेट आयन की +3, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की +4, Mn की कितनी है, +7, और यहां पर दोस्त कितनी है, +2। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यार ये देखो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो यहां पर दोस्त क्या हो रहा है, रिडक्शन। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी, और इस बात को हम ये मान के भी चल रहे हैं कि आप बहुत जल्दी पकड़ भी लोगे। तो जरा देखो यार, एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि साइमल्टेनियस मिनिमम एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स तो है। अब बात आती है यार इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो जरा देखो दोस्तों, अब आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। देखो यार बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इनके एन फैक्टर निकालो। इसका एन फैक्टर क्या निकालोगे, गौर से देखो, इसका एन फैक्टर क्या निकालोगे, 2, 3 - 4 कितना आया, 2। समझ गए ना, यहां पे 2 लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखी है, उधर ऑक्सीडेशन नंबर 4 लिखी है, तो मॉड x p - q, ठीक है, x मॉड p - q। तो x मॉड p - q करने से किसकी आई, ऑक्जिलेट आयन की ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर कितना आया, 2। परमैंगनेट आयन का निकाल लो, 1 मॉड 7 - 2 कितना आ गया मेरे दोस्त, 5। अब गौर से बात समझो, एन फैक्टर का रेशियो क्या आया, एन फैक्टर का रेशियो। तो मेरे दोस्त एन फैक्टर का रेशियो जरा देखिए क्या आ रहा है, आपने ये लिखा है ऑक्जिलेट आयन और ये लिखा है परमैंगनेट आयन, तो एन फैक्टर का रेशियो है वो बनना है 2:5, ठीक है, एन फैक्टर का रेशियो। तो अब जरा देखो एन फैक्टर का रेशियो ये है, तो बैलेंस रिएक्शन के कोएफिशिएंट का रेशियो, बैलेंस रिएक्शन कोएफिशिएंट, देखो दोस्त जो एन फैक्टर का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो बैलेंस रिएक्शन के कोएफिशिएंट का रेशियो होता है। ये देखो जैसे एन फैक्टर का रेशियो कितना है, 2:5। अब यार ये मिनिमम रेशियो है ना, इससे कम तो हो नहीं सकता, तो ये 2:5 है। तो बैलेंस रिएक्शन में इनके कोएफिशिएंट कितने बनेंगे, इसका कोएफिशिएंट बनेगा 5, इसका कोएफिशिएंट कितना बनेगा, 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं तो जरा देखो क्या आएगी, इसका कोएफिशिएंट आप बनाओ 5 इस तरह से, और इसका कोएफिशिएंट बनाओ 2। और ध्यान रखिएगा सबके कोएफिशिएंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी का कोएफिशिएंट मिलेगा जिसका आपने एन फैक्टर का रेशियो निकाला है। ये देखो हमने किसके एन फैक्टर का रेशियो लिया है, ऑक्जेलिक एसिड और परमैंगनेट आयन के। देखो ऑक्जिलेट आयन और परमैंगनेट आयन के लिया है 2:5, तो बैलेंस रिएक्शन का कोएफिशिएंट हुआ 5:2। तो ये 5 कोएफिशिएंट किसका आया, 5 कोएफिशिएंट आया ऑक्जिलेट आयन का, ठीक है, 2 कोएफिशिएंट किसका आया, परमैंगनेट आयन का, बस। और रिएक्शन में कुछ बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ 2 एलिमेंट बैलेंस होंगे, एक जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एक जिसका रिडक्शन हुआ है। इतनी ही अपने को जरूरत होती है। यदि इसके आगे की जरूरत आपको पड़ती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुए और जितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए उनका टोटल नंबर बैलेंस हो गया है। चेक करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 10, जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये बैलेंस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बचा हुआ काम अब हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। बचा हुआ काम का मतलब कार्बन कितने हैं 10, तो यहां पे यार दोस्तों 10 लगा दो, Mn कितने हैं 2, तो यहां पर 2 लगा दो। जैसा आप बचपन में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बची हुई रिएक्शन को बैलेंस करना है। और यदि मीडियम एसिडिक है,
एसिडिक मीडियम है तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन किससे बैलेंस होंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस होंगे HN से, दोस्त ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से और हाइड्रोजन बैलेंस होंगे HN से। और यदि मीडियम बेसिक चल रहा हो, क्योंकि बचा हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे अप्लाई करोगे ये भी तो सीखना होगा। यदि मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन बैलेंस होंगे वाटर से, हाइड्रोजन बैलेंस होंगे HN से, और बेसिक मीडियम हो तो ऑक्सीजन बैलेंस होंगे OHN से और हाइड्रोजन बैलेंस होंगे किससे, वाटर से। ठीक है, अब जैसे ये चेक कर लो, कार्बन बैलेंस हो गया 10 के 10, Mn बैलेंस हो गया 2, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा, वाटर से। कितने ऑक्सीजन है 20 और कितने हैं 28, उधर कितने हैं 20, तो 8 ऑक्सीजन कम है ना, तो यार दोस्त 8 ऑक्सीजन के लिए हमें कितने वाटर लगाने पड़ेंगे, 8 वाटर लगाने पड़ेंगे। अब जब 8 वाटर लगा दोगे तो HN कम है, HN कितने कम है 16, तो इधर 16 HN लगा दो, ये रिएक्शन बैलेंस आ गई। तो क्या करोगे, एन फैक्टर का अपोजिट करने पर बैलेंस रिएक्शन का रेशियो आ जाता है, उससे सिर्फ 2 के कॉफिशिएंट मिलेंगे, उससे सिर्फ 2 के कॉफिशिएंट मिलेंगे जिनके एन फैक्टर का रेशियो लिया है। बाकी के कॉफिशिएंट निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, बाकी के कॉफिशिएंट निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। ऐसे एक एग्जांपल और कर देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा देखो इस एग्जांपल को हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। जैसे देखो लिखा है H2S प्लस, ठीक है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 में पोटेशियम का काम नहीं है तो डाइक्रोमेट आयन ले लेता हूं। ये देखो अब मेरे पास जो रिएक्शन आई है वो सल्फर है और क्रोनियम आयन है। अब कहा जा रहा है इसको बैलेंस करो, तो इसके एन फैक्टर निकालो। तो पहले आप क्या करोगे, इसके वो निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेरे दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है -2, इसकी कितनी है +6, इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है +3। तो आपको ये पता चल गया कि यार ये 0 से -2 से 0 जा रहा है तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि बढ़ रही है रिएक्शन। एन फैक्टर कितना निकलेगा, मॉड -2 0, एन फैक्टर कितना आ गया दोस्त 2। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो जरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। एन फैक्टर निकाला 2 6 -3 कितना आ गया 6। आई होप ये सारी बातें आप चिपका पा रहे होगे, मींस समझ पा रहे होगे कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आप पकड़ चुके हो। 2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 6 -3 6 आ गया। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है। अब जरा बताओ मेरे पास, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं। जरा एन फैक्टर का रेशियो बताइए, एन फैक्टर का रेशियो मेरे दोस्त क्या आया, एन फैक्टर का रेशियो बताइए कितना आया। इसका एन फैक्टर निकला 2, इसका निकला 6, तो रेशियो कितना हुआ 1:3। तो कॉफिशिएंट का रेशियो कितना होगा, बैलेंस रिएक्शन के कॉफिशिएंट का कितना होगा 3:1। इसका कॉफिशिएंट बनेगा 3, इसका कॉफिशिएंट बनेगा 1। तो इसका मतलब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3H2S प्लस डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां 1 आ गया और बाकी कुछ बैलेंस नहीं होगा, बाकी सब हमें अपने आप बैलेंस करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। सल्फर कितने हैं 3, तो यहां पे यार मेरे दोस्तों मैंने 3 चिपका दिया। क्रोनियम कितने हैं 2, तो यहां पर मेरे दोस्तों मैंने 2 चिपका दिया। अब जरा बताओ यार, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी आ रही है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो एसिडिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि H2S एसिडिक नेचर का ही होता है। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए 7, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों क्या लगाओगे 7H2O लगा दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6, उधर कितने चेक करो, उधर कितने 14, तो बच्चे कितने 8 HN हमने इधर लगा दिया, ठीक है कि नहीं भाई। 6 हाइड्रोजन यहां पे थे और वहां पे कितने 14, तो 8 HN लगा दोगे। अब देख लो यार सब कुछ बैलेंस है, क्रोनियम 2 है, सल्फर 3 है और हाइड्रोजन हमारे पास टोटल इधर कितने हैं 14 और मेरे दोस्त उधर भी कितने हैं 14, ऑक्सीजन 7। ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस आ गई है। इस तरह से मैंने रिएक्शनों को बैलेंस कर लिया है। अब जरा देखो यार, अब नेक्स्ट क्लास में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, अभी टॉपिक बाकी है, चैप्टर बाकी है। आज हम लोग इसी जगह पे इसको रोकेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आपका काम क्या है, आपका होमवर्क है बेटा इन सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करके आइए। क्यों, क्योंकि आज हम लोगों ने क्वेश्चन का कुछ काम नहीं किया है, मैक्सिमम टाइम हम लोगों ने थ्योरी कवर की है और थ्योरी ही पढ़ाई है, मैक्सिमम टाइम की अभी तक थ्योरी ही चल रही है। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन का ही काम होगा, क्योंकि लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट
एन फैक्टर के थोड़े और बताएंगे और फिर क्वेश्चनों में कूद जाएंगे। तो इससे पहले आप ये सारी बातें अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहें और पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट।